हाय हेलो एवरीवन। सो आरबीसी ज्वेलर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q2 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के। लास्ट क्वार्टर से हमने इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हमने वहां पे डिस्कस करी थी बिकॉज इनकी मैनेजमेंट ने काफी एग्रेसिव गाइडेंस दिया था इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लस अगले 3 सालों के लिए भी। और उसके साथ में हमने देखा था कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफी लुक्रेटिव है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी। अब इनका Q2 का रिजल्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करना बहुत जरूरी है बिकॉज उससे हमको समझ में आएगा कि इनका जो ये नंबर्स आया है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, रीजन क्या है। अदरवाइज नंबर्स देख करके हमको लगेगा कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आरबीसी ज्वेलर का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है एंड इनके 2 सेगमेंट है। एक इनका B2C का सेगमेंट है, रिटेल स्टोर है इनका खुद का अहमदाबाद में, और दूसरा इनका B2B वाला सेगमेंट है जिसमें सेम स्काई गोल्ड की तरह ये भी ज्वेलरी डिजाइनिंग वगैरह करके अपने क्लाइंटों को सप्लाई करते हैं। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे कंपनी का तो 50-50% है। मतलब 50% रेवेन्यू रिटेल से आता है, 50% रेवेन्यू B2B से आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने इनके लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, प्लस मैनेजमेंट को भी आप देखोगे बार बार इस चीज पे फोकस करता है कि जब भी आप आरबीसी ज्वेलर के बिजनेस मॉडल को देखते हो तो आपको उनके मॉडल को वॉल्यूम टर्म में देखना ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि आप उनको रेवेन्यू मिक्स में देखो। अगर आप वॉल्यूम टर्म में देखोगे तो इनका जो B2B वाला सेगमेंट है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, और जो रिटेल वाला पार्ट है वो सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज B2B में इनका एक और डिवीजन है जॉब वर्क का। अब ये जॉब वर्क क्या है? इसमें बेसिकली आरबीसी ज्वेलर्स के जितने भी क्लाइंट हैं, बहुत प्रीमियम क्लाइंट्स हैं इनके, टाइटन, सेनको, मालाबार, जॉय लुकास, ये सारे बड़े बड़े रिटेल ज्वेलर्स इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हमारी एक एक्सपर्टीज है, हमारे पास एक एड ऑन स्किल है जिसके बेसिस पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमको एडवांस में गोल्ड मेडल देते हैं और हम उसका डिजाइनिंग वगैरह करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। तो ये जॉब वर्क वाला बिजनेस है। अब जॉब वर्क में जो इनका वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब पूरे कंपनी का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो उसमें 50 से 60% जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है वो इनके जॉब वर्क वाले बिजनेस से आता है एंड बाकी का इन दोनों सेगमेंट से आता है। तो इसीलिए इस बिजनेस को वॉल्यूम टर्म पे देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इनके वॉल्यूम मिक्स में चेंज होगा तब आपको इनके मार्जिन में, प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये पूरा बिजनेस मॉडल है आरबीसी ज्वेलर का। अब लास्ट कॉन कॉल में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये गाइडेंस दिया है कि सेकंड क्वार्टर इनका अच्छा नहीं रहेगा। जनरली आरबीसी ज्वेलर के लिए जो Q2 होता है एक फाइनेंशियल ईयर का वो बहुत अच्छा होता है। स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे काफी अच्छा प्रॉफिट आता है कंपनी का Q2 के अंदर। लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइडेंस दिया था कि Q2 हमारा अच्छा नहीं रहेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर होगा वो थर्ड क्वार्टर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 चीजें हुई। पहला तो क्या हुआ कि अक्षय तृतीया जो कि आपका अप्रैल में होता है जनरली, वो इस बार शिफ्ट होकर के मई में हो गया। तो कंपनी का Q4 इस बार वीक रहा था एंड Q1 में हमने देखा बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई थी, लगभग 60% के आसपास की ग्रोथ थी। और प्रॉफिट भी कंपनी ने अभी तक हिस्ट्री में सबसे बेस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था Q1 के अंदर। तो Q1 का ग्रोथ अच्छा हो गया बिकॉज अक्षय तृतीया आपका मई में शिफ्ट हो गया था, डिले हो गया था। एंड उसके बाद जो Q2 का जो डिमांड इनको मिलना था, Q2 का जो ऑर्डर इनके पास आता है वो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। वो आपका अगस्त के मिड में मिलना स्टार्ट होगा और उसका एग्जीक्यूशन Q3 में होगा। तो इसीलिए कंपनी ने बोला था कि थर्ड क्वार्टर हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आए कैसे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है उसमें 57% की ग्रोथ आई है टॉप लाइन के अंदर। मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है। पिछले पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 19% का मार्जिन था, इस बार सेकंड क्वार्टर में कंपनी का सिर्फ 12% का मार्जिन आया है। तो मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिला है हमको। और मार्जिन में क्योंकि इतना शार्प फॉल आया है जिसकी वजह से कंपनी का जो पैट है वो बिल्कुल फ्लैट रहा है। लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में 8.5 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार भी कंपनी ने 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मतलब 2-3% का डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ये पूरा रिजल्ट रहा है। अब अगर आप सिर्फ नंबर्स देखोगे इस कंपनी का तो आपको लगेगा रिजल्ट तो अच्छे नहीं है, रिजल्ट खराब है बिकॉज प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं है कंपनी का, मार्जिन में इतना बड़ा फॉल आ गया है। तो नंबर देख के लगेगा कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने वो बिजनेस मॉडल पहले इनका डिस्कस किया। हुआ क्या है इनके इस रिजल्ट के पीछे का रीजन क्या है? इस क्वार्टर में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अक्षय तृतीया आपका डिले हुआ था, 10 मई के आसपास का अक्षय तृतीया था। तो अक्षय तृतीया तक तो आप देखोगे कि सारी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के अच्छे नंबर्स थे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े। लेकिन अक्षय तृतीया के बाद जो हीट वेव था एंड जनरल इलेक्शन की वजह से हमने नंबर्स में भी देखा था कि टाइटन हो या सेनको हो, इनके Q1 के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। सेनको का 9-9.5% का ग्रोथ था, टाइटन का भी आई थिंक 10-11% के आसपास का ग्रोथ था। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनका Q1 अच्छा नहीं रहा था। अक्षय तृतीया के बाद उनका परफॉर्मेंस काफी स्लो था। देन Q2 में जब ये इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो उसके बाद एक सडन जो डिमांड बढ़ी
तो उसके बाद इनके जो क्लाइंट्स थे उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री वगैरह पड़ी थी, कोई फ्रेश ऑर्डर वगैरह देने का उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं था इनके जॉब वर्क वाले डिवीजन के अंदर। एंड फेस्टिव सीजन क्योंकि आपका सेकंड क्वार्टर के मिड से स्टार्ट होता है, अगस्त के मिड से स्टार्ट होता है, तो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के लिए जो इनको ऑर्डर मिलता है वो काफी लेट मिलता है। इसीलिए कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन इन्होंने पहले ही दिया था कि थर्ड क्वार्टर हमारा बेस्ट रहेगा, रेवेन्यू बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि इनका जो Q2 में जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है उसमें ऑर्डर आया नहीं, उसके वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ा, उस बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, जो जिसका रीजन है कि हमने इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट देखा है, मतलब पैड बिल्कुल कंपनी का फ्लैट रहा है। तो रिजल्ट क्या एक्चुअल में खराब है? नहीं, रिजल्ट खराब नहीं है, ये जस्ट केस क्या हुआ है कि डिमांड एक तरीके से पोस्टपोन हो गई है। जो Q2 में डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड पोस्टपोन होकर थर्ड क्वार्टर में हो गई है, और ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइडेंस दिया था, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है ये मार्केट के लिए या एज एन एनालिस्ट हमारे लिए। ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था लास्ट क्वार्टर के अंदर। इनफैक्ट पर्सनली मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो रह सकता है, बट रेवेन्यू ग्रोथ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, 57% का ग्रोथ इनका वाई है। प्लस अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ भी देखोगे तो 40-42% का ग्रोथ है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी। तो रेवेन्यू में तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट ऑफकोर्स जो आपने पहले ही बोला था कि जॉब वर्क वाले डिवीजन पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है, उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है। अब बड़ा हाईलाइट क्या है कि जो कॉन कॉल हुआ है इनका, उसमें मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन रखा है पूरे साल के लिए। मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि पूरे साल का जो हमारा गाइडेंस था कि 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू करना है, वो अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट है उस नंबर को अचीव करने के लिए। प्रॉफिट का इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम 35 करोड़ का पैट अचीव करेंगे FY25 के अंदर, उसको भी मैनेजमेंट ने मेंटेन रखा है। और अगर आप उसका असेसमेंट देखोगे तो इनका पिछले साल का FY24 का रेवेन्यू था 327 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ के आसपास कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। फर्स्ट हाफ में इनका रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी 200 करोड़ के आसपास है, यानी 60 से 62% जो रेवेन्यू आपका पिछले साल का जो रेवेन्यू था उसका 60 से 62% रेवेन्यू आपने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कर दिया है। एंड थर्ड क्वार्टर आपका सबसे बेस्ट रहेगा, तो जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो अभी आना बाकी है, एंड ऑलरेडी आप इतना बड़ा जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हो। दूसरा, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे देखो तो 35 करोड़ का इनका गाइडेंस है पूरे साल का, एंड कंपनी ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में 17 करोड़ कर चुकी है, तो 50% तो पैड भी आपने ऑलरेडी कर दिया है। एंड Q3 ऑफ कोर्स आपका सबसे बेस्ट रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो चांसेस तो इनफैक्ट यही है कि कंपनी अपने गाइडेंस को भी ओवर अचीव करे, उसको सरपास करे, लेकिन मतलब जो इनका गाइडेंस है 35 करोड़ का, उसको अचीव करने पे तो बिल्कुल ट्रैक पे लग रहा है कंपनी, एंड मैनेजमेंट ने उस गाइडेंस को मेंटेन भी किया है। दूसरा एक और जो बड़ा हाईलाइट हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि आगे के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। ये अपने टोटल कैपेसिटी को 5x ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं। उसको लेकर के भी मैनेजमेंट ने एक अपडेट दिया है। तो एक्चुअली इनका पहले वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के टारगेट था कि इस पूरे साल में ये 25 से 30% ग्रोथ करेंगे वॉल्यूम के पैरामीटर पे। मतलब ऑलमोस्ट 1500 टू 1600 केजी का ये वॉल्यूम प्लान कर रहे थे इस फाइनेंशियल ईयर में। बट हुआ क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। जब इन्होंने ये गाइडेंस दिया था, जब इन्होंने ये एस्टिमेट दिया था, तब गोल्ड जो था वो 6000 पर ग्राम के आसपास था, बट गोल्ड के प्राइसेस अगर आप वहां से देखोगे तो 25-30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो मैनेजमेंट ने उस गाइडेंस को अब वापस से कम किया है। मैनेजमेंट कह रहा है कि वैल्यू ग्रोथ ही ऑलरेडी 25-30% आ चुकी है, तो जो ओवरऑल वॉल्यूम रहेगा हमारा इस साल वो 13 टू 1400 केजी के आसपास ही रहेगा, मतलब 15-1600 केजी तक नहीं जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है अभी और यूटिलाइज करने को, और मैनेजमेंट का कहना है कि कैपेक्स तो करना है, 5x एक्सपेंशन तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के अभी हम देख रहे हैं कि हमको वो कब करना है, बिकॉज अभी हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अननेसेसरी इतना बड़ा अगर हम कैपेक्स कर लेंगे, अभी 5x कैपेक्स अगर अभी हमने कर दिया, तो उसमें हमारे P&L के ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये सारा इंपैक्ट पड़ सकता है, जिससे बिजनेस का जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से डीरेल हो सकता है। सो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम था, टाइटन उनको बार बार जो डिनाई कर रहा था, टाइटन को वो ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसका बड़ा रीजन यही था कि उनके पास कैपेसिटी काफी छोटी थी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। देन मैनेजमेंट ने एक बड़ा कैपेक्स किया, अपने एक्सपेंशन किया, कैपेसिटी को बढ़ाया, और अभी रिसेंट अपडेट में भी उन्होंने बताया कि टाइटन को उन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आरबीसी की मैनेजमेंट का भी कहना है कि टाइमिंग को लेकर के हम अभी वेट कर रहे हैं, FY26 में और फर्दर अपडेट देंगे इसके ऊपर, लेकिन ये करना तो है। 5x कैपेक्स जो है वो इनका बिल्कुल पाइपलाइन में है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स कंपनी के अच्छे आए हैं, ग्रोथ का नंबर ठीक है, प्रॉफिट का ऑलरेडी इन्होंने बताया था, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। एंड थर्ड क्वार्टर पे भी मैनेजमेंट ने बोला है कि जो थर्ड क्वार्टर का स्टार्ट रहा है अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर तक, बहुत सॉलिड रिस्पांस मिला है इनके जॉब वर्क वाले बिजनेस को भी। ऑर्डर का पाइपलाइन उसमें काफी स्ट्रांग है। प्लस आगे और 40 लाख के आसपास वेडिंग एक्सपेक्टेड है इस साल इंडिया के अंदर। तो डिमांड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैनेजमेंट पूरा कॉन्फिडेंट है कि अपने गाइडेंस को वो अचीव कर लेंगे। सो अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम बात करें अब, तो स्टॉक में अभी भी बहुत सॉलिड रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज 35 करोड़ का पैट एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इसका फॉरवर्ड पी देखोगे तो वही 21-22 के आसपास आता है। जब हमने इस बिजनेस को ट्रैक किया था, मतलब कवर करना स्टार्ट किया था लास्ट क्वार्टर से, तो 160 के आसपास ये स्टॉक था, वहां से 220 तक गया। अभी थोड़ा बहुत जो मार्केट में करेक्शन हुआ है तो स्टॉक भी नीचे आ गया है। एंड यहां से अगर और फर्दर करेक्शन आता है स्टॉक में, तो ये अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा लुक्रेटिव हो जाती है, बिकॉज अभी करंट लेवल पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। 21-22 का फॉरवर्ड पी है, बिजनेस का ग्रोथ बहुत सॉलिड है, आगे का गाइडेंस काफी काफी एग्रेसिव है मैनेजमेंट का। सो एक अच्छी रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल पे भी। बाकी इनका कौन कॉल और डिटेल में कवर करेंगे आगे। लेकिन मेजर हाईलाइट तो हमको समझ में आ गया कि बिजनेस ऑन ट्रैक है एंड अपॉर्चुनिटी अभी भी अच्छी है इसके अंदर। और बाकी जो आपकी डिटेल्स है वो आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।